नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली में आज जम्मू ड्रोन अटैक को लेकर प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। इसके अलावा इस बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 घंटे तक ये बैठक चली है। बैठक में रक्षा क्षेत्र में भविष्य की चुनौतियों को लेकर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने ड्रोन नीति को लेकर भी इसमें बैठक में मौजूद मंत्रियों के साथ मंथन किया। सुरक्षा बलों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने पर चर्चा हुई है। ये सूत्र बता रहे हैं कि कैसे इस तरीके के हमलों और इससे इतर जो अपेक्षित हमले हो सकते हैं उसको लेकर कैसे सेना को, सुरक्षा बलों को कैसे और आधुनिक किया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई है। जम्मू के एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक की। बैठक में जम्मू में हुए अटैक पर चर्चा हुई और मंत्रियों के साथ ड्रोन नीति पर मंथन किया गया। आपको बता दें, ड्रोन के सिविल यूज को लेकर एक नीति पहले से ही पाइपलाइन में है। जम्मू कश्मीर में हुए ड्रोन हमले के बाद से सुरक्षा के कुछ पहलुओं पर फिर से विचार करने की जरूरत है। सुरक्षा संबंधी मसलों पर चर्चा के लिए बैठक तय की गई थी। ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर प्रस्तावित नीति में कहा गया है कि सिविलियंस द्वारा ड्रोन का इस्तेमाल जारी रहेगा, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से एक सख्त क्रियाविधि जारी रहेगी। सुरक्षा के लिहाज से कुछ इलाकों में ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई जा सकती है। इसके अलावा बैठक में नागरिक उपयोग के लिए संबंध किए जा रहे ड्रोन के संबंध में सुरक्षा उपायों पर चर्चा की गई है। हाल ही में जारी गाइडलाइंस के मुताबिक नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अनमेन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल 2021 के तहत 250 ग्राम से कम वजन के साथ ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस या अनुमति की जरूरत नहीं होती है। ऐसे नो फ्लाइंग जोन है जहां पर ड्रोन उड़ाने की मनाही है। बीते शनिवार रात को एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से 2 धमाके किए गए। देश में पहली बार था जब आतंकियों ने सैन्य ठिकानों पर ड्रोन के जरिए हमला किया था। वहीं संसद के मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर है। 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र हो सकता है। 19 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा। इसको लेकर जल्द ही सीसीपीए की बैठक भी होगी। प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल तैयार किया जाए और न सिर्फ ये पोर्टल तैयार किया जाए बल्कि 31 जुलाई तक का डेडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 31 जुलाई तक इस पोर्टल को तैयार करें। इसके साथ साथ तमाम राज्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करें। 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया जाए। राज्यों को अतिरिक्त खाद्यान्न केंद्र सरकार उपलब्ध करवाए। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्विटर के खिलाफ साइबर सेल ने एफआईआर दर्ज की है। एनसीपीसीआर की ओर से शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने यह मुकदमा दर्ज किया है। इसमें पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया। ट्विटर पर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पोस्ट किए जा रहे हैं। एनसीपीसीआर ने साइबर सेल के डीसीपी को समन किया था। मामले में 29 जून को उन्हें पेश होने का आदेश दिया गया था। बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री से जुड़ा यह मामला था। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री शेयर किए जाने के मामले में केस दर्ज किया है। मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की शिकायत के बाद हुआ है। आरोप है कि बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट ट्विटर पर लगातार पोस्ट हो रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में एनसीपीसीआर ने साइबर सेल के डीसीपी को 29 जून को उनके समक्ष पेश होने का आदेश दिया था। मामले में आयोग एक पत्र साइबर सेल और दूसरा पत्र दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को लिखा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने ट्विटर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि उस वक्त इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।
तभी एनसीपीसीआर ने बाल यौन शोषण और अश्लील सामग्री के लिए ट्विटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। आयोग ने दिल्ली पुलिस को 7 दिनों के भीतर इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने को भी कहा था। बार बार याद दिलाने के बाद भी दिल्ली पुलिस उस रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रही। इसी वजह से एनसीपीसीआर ने दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी अनियेश रॉय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनको पेश होने के लिए कहा था। मनीष सिसोदिया का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाए और इस पूरे प्रकरण के बाद मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। मनीष सिसोदिया ने इस घटना के बाद ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेताओं ने मेरी सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ की, महिला टीचर्स के साथ बीजेपी के गुंडों ने बदतमीजी की। दिल्ली में स्कूल बनने से बीजेपी आखिरकार इतनी चिढ़ती क्यों है? मामला दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा का है, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। और ये मनीष सिसोदिया का ट्वीट है जिसमें उन्होंने लिखा, आज रोहतास नगर में कुछ स्कूल बनने का विरोध करते हुए बीजेपी नेता और गुंडों ने स्कूल में तोड़फोड़ की। मेरी सरकारी गाड़ी को तोड़ा, स्कूल का गेट तोड़कर अंदर मौजूद महिला शिक्षक, इंजीनियर्स और मजदूरों के साथ बदतमीजी की। भाजपाइयों को स्कूल बनने, पढ़ने लिखने से इतनी चिढ़ क्यों है? दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर होंगे बालाजी श्रीवास्तव। उन्हें कमिश्नर पद का लुक आफ्टर चार्ज दिया गया है। एसएन श्रीवास्तव जो अब तक दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हुआ करते थे, उनका एसएन श्रीवास्तव को एडिशनल चार्ज दिया गया था। रिटायरमेंट के करीब 1 महीने पहले उनको चार्ज मिला था। अब आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं बालाजी श्रीवास्तव। फिलहाल कमिश्नर पद का लुक आफ्टर चार्ज उन्हें दिया गया है। बालाजी श्रीवास्तव वर्तमान में स्पेशल सीपी विजिलेंस के पद पर तैनात है। इससे पहले एसएन श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद की कमान संभाल रहे थे, लेकिन 30 जून को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। ऐसे में 30 जून के बाद से आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर होंगे। बालाजी श्रीवास्तव इससे पहले पुडुचेरी के डीजी भी रह चुके हैं। बालाजी स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस में विशेष आयुक्त के पद पर काम कर चुके हैं। बालाजी श्रीवास्तव दिल्ली पुलिस में पूर्वी दिल्ली के डीसीपी भी रह चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर दिल्ली सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं? दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता गुलशन सैफी ने बातचीत की है। वैसा हॉस्पिटल आपने बनाया, ये इस वक्त मेरे साथ हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सर, 3rd वेरिएंट को लेकर के काफ़ी चिंताएं जता रही हैं और दिल्ली सरकार पहले से ही कह रही है कि हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है 3rd वेरिएंट को लेकर। देखिए, दिल्ली में 3rd वेव, पूरे देश में जो 3rd वेव आने की बात चल रही है, दिल्ली में तो 5th होगी, 4 तो दिल्ली में आ चुकी हैं। हम पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं कि इस बार देखो ऑक्सीजन की बहुत दिक्कत आई थी, ऑक्सीजन की पूरी तैयारी चल रही है। हॉस्पिटल बेड्स की हमने तैयारी कर ली है। इस बार हम पिछली बारी मैक्सिमम जो केस आए थे उससे भी अगर ज़्यादा आते हैं तो उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, और भगवान ना करे कि ऐसी दोबारा वेव आए, भगवान से प्रार्थना करते ना आए, और आती है तो बिल्कुल हम तैयारी कर रहे हैं हर चीज़ की। ऑक्सीजन रिपोर्ट अपने आप में सवालों में है, आप क्या कहते हैं? देखिएगा, एक बात सुनो, आप तो खुद ये भारतीय जन संगठन के सारे लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लो कि भाई दिल्ली के अंदर एक समय में ऑक्सीजन की कमी थी या नहीं थी। अगर कमी थी तो हम नहीं मांगेंगे क्या? अगर दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं तो मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? बिल्कुल ठीक किया हमने, दिल्ली की जनता के लिए ऑक्सीजन मांगी। हाँ, दोबारा जरूरत पड़ी दोबारा ही मांगेंगे। लोगों को मरने नहीं छोड़ सकते। लोग सड़कों पे मर रहे थे, अस्पतालों में मर रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन चाहिए तो हमने मांगी ना। हमने कब गलत काम किया? बिल्कुल ठीक किया। मंत्री सत्येंद्र जैन का साफ तौर पर कहना था कि दिल्ली की जनता के लिए ऑक्सीजन मांगी थी और भविष्य में अगर ऐसी जरूरत दोबारा पड़ती है तो फिर दोबारा से ऑक्सीजन मांगेंगे, भले ही विपक्ष कितने सवाल उठाए। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 101 नए केस मिले हैं।
दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 101 नए कोविड के केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 119 लोग रिकवर भी हुए हैं, यानी कि ठीक हो गए हैं। संक्रमण से दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, 4 लोगों की मृत्यु हुई है। राजधानी में इस वक्त संक्रमण का दर 0.15% है, यानी 0.15% संक्रमण का दर है, पॉजिटिविटी रेट है। दिल्ली में कोरोना के इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 1531 यानी 1531 एक्टिव केस इस वक्त कोविड के दिल्ली में है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब एक ऐसी संजीवनी बूटी तैयार की जा रही है जिससे कोरोना की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। क्या है कोरोना वायरस के खिलाफ ये खास वैक्सीन, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना के खिलाफ संजीवनी बूटी, विशेष टीके से होगी वायरस की छुट्टी। टीके से मिलेगी जिंदगी भर की इम्यूनिटी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से विश्व में जिस तरह से तबाही मचाई है, उससे विश्व के बड़े बड़े देशों में लाशों के ढेर लग गए। दुनिया में कोरोना के एंट्री के बाद से कई देशों ने वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया और इस समय विश्व में संक्रमण की रोकथाम के लिए कई वैक्सीन भी मौजूद हैं। लेकिन अभी तक कोई भी वैक्सीन कोरोना वायरस पर पूरी तरह से प्रभावी नहीं है, क्योंकि आए दिन कोरोना वायरस रंग बदल रहा है और इसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन, कोवैक्सीन, कोविशील्ड के साथ रूस के स्पुतनिक वी वैक्सीन लोगों को लगाए जा रहे हैं। वहीं एक ताजा रिसर्च में यह पाया गया है कि अगर किसी मरीज को वैक्सीन की एक डोज दिया जाए तो फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना मरीज के शरीर में हमेशा के लिए कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी तैयार हो जाएगी। आपको बता दें कि फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन को मिक्स करने के बाद 2 वैक्सीन बनेगी। उससे इंसान के शरीर में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी काफी मात्रा में बनने लगती है। फिलहाल वैश्विक महामारी की मार झेल रहे सभी देशों के लिए ये अच्छी खबर है और दोनों वैक्सीन के मिक्स से संक्रमण से हमेशा के लिए छुट्टी मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के कारण ईडब्ल्यूएस कोटे से नर्सरी में दाखिले के लिए अभिभावक दर की ठोकर खाने को मजबूर हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की हद तो यहां तक है कि लिस्ट में नाम आने के बावजूद बच्चों के परिजन लगातार स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं और पिछले साल के दाखिले में अभी तक नहीं किए। वहीं अभिभावक सिविल लाइन स्थित दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों तक अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक वहां पर उनकी सुनवाई नहीं हुई है। अभिभावक अब थक हार कर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। जिंदल स्कूल में मेरे बच्चे का नाम आया था, वहाँ हम गए जब, तो हमने बोला कि इस दिन आना, उस दिन आना। फिर बोला कागज़ जमा करो, हमने कागज़ जमा करा, फिर हमसे मना कर दिया। बोला कि आप सेक्टर 9 में कोई ऑफिस है, वहाँ जाओ। हम वहाँ गए, वहाँ भी मना कर दिया। फिर एक जगह और कहीं भेजा इन लोगों ने, हम वहाँ भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने मना कर दिया। मैं आजादपुर से आया हूँ। पिछले साल मेरे बेटे का आया था, ये मालडाउन दयानंद पब्लिक स्कूल में आया था। वहाँ पे तो लॉकडाउन से उन्होंने बोला था 2 नंबर वेटिंग है, 7 बच्चे आएंगे, फीस वाले आएंगे, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। बच्चे आए नहीं, क्या हुआ, उन्होंने बोला एडमिशन आपका नहीं होगा। क्या सर, पिछली बार एक आईडी का इशू दिखा दिया स्कूल वालों ने कि हमारी आईडी चेंज हो चुकी है, हम एडमिशन नहीं ले सकते। फिर मैं यहाँ ओल्ड सेक्रेटरीट आया तो यहाँ पे आके उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आश्वासन मेरे को दिया कि आपका इस बारी नहीं हो पा रहा है। प्राइवेट केजी में मैंने भरा था, तो अगली साल आपका फर्स्ट क्लास में हम दोबारा निकाले। सर, मेरी बेटी का नाम प्रभुदयाल में आया है, उसने अलॉटेड है, वो नर्सरी में मैंने उसका फॉर्म भरा था और फर्स्ट टाइम में उसका नाम आ गया। मैं 16 तारीख को वहाँ पे गई हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी लिस्ट नहीं आई है हमारे पास। मैं कुछ दिन बाद गई तो उन्होंने बोला कि आपका नाम नहीं आया और सीट अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। आपको जिसके पास जाना है आप वहाँ चले जाइए, मेरे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है। कौन से स्कूल की है ये? प्रभुदयाल सर, शालीमार प्रभुदयाल। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी तेज हो गई है। इसको लेकर एनजीओ भी आगे आ रहे हैं। इसी क्रम में आज मोतीनगर के आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल के लिए ऑक्सफेम एनजीओ ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। ऑक्सफेम एनजीओ ने अस्पताल को मिशन संजीवनी के तहत 27 लाख के ऑक्सीजन और अन्य सामान उपलब्ध करवाए। इस मौके पर स्थानीय विधायक शिवचरण गोयल मौजूद थे। चीज बताई दी हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि ऑक्सफैम और तरुण जी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इतना सामान हमें ये दिया है, मेडिकल इक्विपमेंट
और ये सारी चीज़ें जो जिनका कॉस्ट बताया गया है कि 27 लाख के करीब है। ये हमारे जो थर्ड वेव आएगी इसमें अगर आती है तो उसमें हमें उससे लड़ने के लिए हमें काफ़ी मदद मिलेगी, और इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं जैसे जैसे दिल्ली में नगर निगम के चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे दिल्ली में अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। सीलमपुर विधानसभा के गौतमपुरी वार्ड से निगम पार्षद और एनडीएमसी शाहदरा नॉर्थ जोन के चेयरमैन के अग्रवाल को लेकर आप नेता और पूर्व निगम प्रत्याशी अनिल जैन ने गुमशुदा की तलाश के पोस्टर दीवारों पर चस्पा किए हैं। साथ ही आरोप लगाया है कि पार्षद पिछले कई महीनों से जनता के बीच जाना तो दूर अपने कार्यालय तक में नहीं बैठते। मामला यह है कि मेरे के अग्रवाल साहब जो निगम पार्षद हैं और आजकल जोन के चेयरमैन भी हैं, वो इलाके से गायब हैं। पिछले 1 साल से बिल्कुल नदारत हैं जब से चेयरमैन बने हैं, और पिछले 3 महीने से तो वो अपने ऑफिस पर भी नहीं आ रहे हैं। तो वहाँ की जनता परेशान है, रोज़मर्रा के कामों के लिए, अपनी मोहर लगवाने के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, सफाई के लिए, मच्छरों की दवाई छिड़कवाने के लिए। तो उसके लिए मैंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि मैं यहाँ चुनाव लड़ा था और विपक्ष में हूँ एक तरीके से, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोकतांत्रिक तरीके से इस बात को उठाया है। दिल्ली के करोल बाग के कालका दास चौक पर सिविल डिफेंस के लोगों से खासे परेशान है। दरअसल सिविल डिफेंस के लोगों ने जबरन फोटो खींचकर 2000 का चालान काट दिया, जिसको लेकर राहगीरों और सिविल डिफेंस के लोगों में जमकर विवाद हो गया। राहगीरों का आरोप है कि हम लोग ऑटो से अपने घर पहाड़गंज जा रहे थे, उसी दौरान चौक पर खड़े सिविल डिफेंस के लोगों ने उस वक्त फोटो खींच ली जब किसी अपने को साइड में ऑटो रोककर बुलाने की कोशिश की, और सिविल डिफेंस के लोगों ने 100 नंबर पर डायल कर पुलिस को बुलाकर हम लोगों को थाने ले गई। I was traveling by 3-wheeler. On the way, they asked that you are without mask, but I was wearing mask. I was just taken out my mask and taking water, and they just caught me. And they taken पानी पीने के लिए मात्र मास्क नीचे उतार के आपकी फोटो खींच ली गई। हाँ। तो क्या कहा है इन लोगों ने? वो गलत बिहेव कर रहे थे, मिसबिहेव कर रहे थे। आपके साथ मिसबिहेव कर रहे थे। क्या हुआ अभी यहाँ पे जिस तरीके से? सर एक्चुअली मैं आ रहा था अभी इस तरफ से ऑटो के अंदर पटेल नगर की साइड से जी, तो मेरा एक कज़न बैठा था गाड़ी में जी, तो उससे पहले इन बुजुर्ग को पकड़ रखा था, गालियाँ दे रहे थे, हम 3-व्हीलर से देख रहे थे। ठीक है, तो मैंने इनकी तरफ अवॉइड करके मैंने कहा बेटा आगे से सामान लाना था, तो मैं उसको एक दुकान दिखा रहा था सामने वाली, तो मैंने कहा बेटा वो वाली दुकान है, यूँ करा, इतने में फ़ोटो खींच ली, जबकि ये मेरे फोटो हमेशा मास्क मुँह पर रहता। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ट्रांसपोर्टर्स ने काला दिवस मनाया। गोखले मार्केट में दिल्ली गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन और अपनी गाड़ियों के ऊपर काले झंडे लगाए। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी अपनी जिले में डीएम को पेट्रोल और डीजल के दाम कम करवाने के लिए ज्ञापन दिया। जहां एक तरफ पूरे देश में कोरोना महामारी ने कहर मचा रखा है, वहीं दूसरी तरफ महंगाई डायन खाए जात है, और महंगाई डायन खाए जाते हैं। इसका सीधा उदाहरण मैं आपको अपने पीछे दिखा सकता हूं कि किस तरीके से महंगाई जो है, जो डीजल की जो महंगाई है, किस तरीके से ट्रांसपोर्टरों पर हावी पड़ रही है। वो इस समय जो प्रदर्शन कर रहे हैं और काला दिवस बना रहे हैं, साइकिल और रिक्शे पर इस प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला, बताएं क्या है पूरा मामला। भाई साहब, आज जो डीजल की मार, पेट्रोल की मार हम पे इतनी पड़ चुकी है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पे आज डीजल की कीमतें चरम सीमा महंगाई छू चुकी है। हमसे नहीं इस समय बर्दाश्त हो रहा। हमारे हाथ खड़े हैं, 100 रुपये डीजल, कई शहरों में 104 रुपये डीजल। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का मतलब हम अपना रोजगार कैसे चलाएं। आज हमारा आह्वान था काला दिवस का, पूरे देश भर में काला दिवस मनाया जा रहा है, और दिल्ली में भी लगभग सभी क्षेत्रों में जहाँ हमारे ट्रांसपोर्टर भाई, हमारी संस्थाएं हैं, चाहे वो टैक्सी यूनियन, टेम्पो यूनियन है, चाहे ट्रक यूनियन है, सारे मिलकर इस काला दिवस को मना रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये पिछले कोरोना काल में 26 रुपये से ऊपर डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको मैंने अभी बताया, कई क्षेत्रों में, राजस्थान में 104 रुपये डीजल पहुंच चुका है। अब ये अगर सरकारें चाहती हैं कि अगर देश का हित में भला हो, अगर आप जीएसटी को लाए, आप बात करते हो 1 नेशन 1 टैक्स, जब आपने 1 नेशन 1 टैक्स की बात की तो इसको क्यों नहीं आप लेके आए। आप जब डीजल की अगर हम पर जीएसटी में लाए दे, कितनी हमारे सहूलियत मिलती है, और ये केवल हमारे ट्रांसपोर्टर के साथ साथ आम जनता की जेबों पर भी इसका भारी असर पड़ता है, भारी उनको रिलीफ मिलती है। आज सरकार उसके बारे में क्यों नहीं सोचती है, और ये इनको करना पड़ेगा और इनको करना चाहिए। सारे हिंदुस्तान को जीएसटी के दायरे में डीजल को लाने के लिए सरकारों का जिम्मा है, चाहे वो स्टेट की सरकार है, चाहे सेंटर की सरकार है। इनका जिम्मा है कि अपने नागरिकों की कैसे सुरक्षा की जाए।
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का साफ कहना है कि अगर इस डीजल प्रक्रिया को जीएसटी के प्रक्रिया में लाया जाता तो शायद आज ये हालात देखने को न मिलते। और आने वाली जो लहर है वो तीसरी लहर है, इनको साफ डर है कि आने वाली जो लहर है तीसरी लहर कहीं उसमें और ज्यादा मार झेलने को न मिले। इनका साफ कहना है सरकार से कि किसी भी हाल में आप डीजल के रेट कम कीजिए, जिसकी वजह से पूरे भारत में जो महंगाई का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से टीपू सुल्तान की रिपोर्ट। दिल्ली के शाहदरा के कृष्णानगर में आज सुबह नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक के परिजन ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को प्रताड़ित करते रहते थे और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसकी पंखे से लटकाकर हत्या की गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मेरा नाम रोहित जी, क्या पता लगा आपको? सर हमें तो पता नहीं, मेरे फादर का फ़ोन आया था। फादर मेरे घूमने गए नैनीताल, वहाँ से फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि वहाँ चला जा, वहाँ मैं वहाँ ऐसे बात हो गई है, उसकी डेथ हो गई। मैं किस वजह से हो गई, मेरे फांसी लगा ली। यहाँ पे पता चला, पहले ऑलरेडी कह रहे उन्होंने सुबह लगाई, लेकिन लड़की पूरी नीली पड़ी है, पूरा शरीर उसका। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।